नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आप सभी दर्शकों को सी न्यूज भारत परिवार की तरफ से हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां बीजेपी के दफ्तर पर हुए ग्रेनाइड हमले ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आज हम बात करेंगे बंगाल के मालदा की, जहां कानून के रखवालों को ही बंधक बना लिया गया है। और आगे बात होगी झारखंड के उस शीश महल की, जिसे बनाने में हेमंत सोरेन सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। और आखिर में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां साइबर ठगों ने 1700 करोड़ की डिजिटल डकैती डालकर सिस्टम को चुनौती दी है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हनुमान जयंती पर मंदिरों में भारी भीड़, हनुमानगढ़ी में हुआ आयोजन। राघव चड्ढा को झटका, आपने डिप्टी लीडर पद से हटाया। मालदा की घटना से दुखी, बंगाल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, रैली में बोली सीएम ममता। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से मछुआरे ज्यादा प्रभावित, बोली प्रियंका गांधी। भारत इस तरह के किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार, बोले राजनाथ सिंह। तेल संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 40 पेट्रोकेमिकल पर छूट। गौतम अडानी ने परिवार के साथ राम मंदिर के किए दर्शन, सेवा की मिसाल पेश की। हनुमान जयंती पर आया रामायण का टीजर, नहीं दिखे सनी देओल। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, 1,48,000 रुपए पर 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड, सिल्वर भी हुई सस्ती। बिकवाली के बाद शेयर बाजार में हरियाली, सेंसेक्स 185 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,700 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बीती शाम एक खौफनाक खबर चंडीगढ़ से सामने आई, जहां चंडीगढ़ बुधवार शाम बम धमाके की गूंज से थरा उठा। निशाना बना सेक्टर 37 स्थित भारतीय जनता पार्टी का पंजाब प्रदेश कार्यालय। जी हां, शाम के ठीक 5 बज रहे थे जब 2 बाइक सवार हमलावर मौत का सामान लेकर आए और लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले राजनीतिक दफ्तर को दहलाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक धमाका नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों और सिस्टम को खुली चुनौती है। क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है या पंजाब भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा आतंकियों के निशाने पर थे? आज की इस महा कवरेज में हम आपको दिखाएंगे वो वायरल वीडियो जिसने सब जगह सनसनी फैला दी है और उस आतंकी की पोस्ट जिसने इस मामले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, बुधवार शाम करीब 5 बजे चंडीगढ़ का पौष इलाका सेक्टर 37 गोलियों की नहीं बल्कि एक जोरदार धमाके की आवाज से गूंज उठा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार होकर आए। पीछे बैठे हमलावर ने अपनी जेब से नीले रंग की ग्रेनेड जैसी वस्तु निकाली, उसका पिन खींचा और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बाउंड्री वॉल के अंदर फेंक दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पार्किंग में खड़ी कारों के शीशे चकनाचूर हो गए और आसपास के 2 स्कूटरों को भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि इस कायराना हमले में किसी की जान नहीं गई। वहीं इस हमले का एक रोंगटे खड़े देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हमलावर खुद इस कृत्य को रिकॉर्ड करता दिख रहा है। ये ग्रेनेड फेंकते समय पंजाबी में गालियां दे रहा है और धमाका होते ही अपने साथी के साथ धनास की तरफ भाग निकलता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावर पंजाब की सीमा में दाखिल हो चुके हैं और उनकी तलाश में छापेमारी जारी है। वहीं इस धमाके की कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया। खालिस्तानी आतंकी सुखजिंदर सिंह बब्बर ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भारतीय सिस्टम को संदेश बताया है। उसने अपनी पोस्ट में कट्टरपंथी भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि पंजाब की धरती खालसा की धरती है और वह इस तरह के हमले जारी रखेगा। साइबर सेल अब इस पोस्ट की प्रमाणिकता की जांच कर रही है। वहीं इस हमले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज तकरीबन 5 बजे हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज़ आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुँचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुँची है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है
कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज यहाँ पे फेंकी गई है। NIA की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, FSL टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में अपडेट शहर में अलर्ट कर दिया गया। वी कांट शेयर मोर डिटेल्स, हम कर नहीं सकते हैं शेयर। जैसे ही हम कोई डिटेल्स शेयर करने के कैपेसिटी में होंगे हम आपके साथ शहर को अलर्ट अंदाजा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं है। आई विल शेयर व्हेनेवर आई गेट सम डिटेल्स। थैंक यू। आपको बता दें, हमले के पीछे एक बड़ा राजनीतिक एंगल भी सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह ने दावा किया है कि असली निशाना पंजाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा थे। अश्विनी शर्मा पिछले 2 दिनों से इसी दफ्तर में थे और हमले से महज कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि 15 दिन पहले ही प्रशासन ने उन्हें आतंकी खतरे की चेतावनी दी थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए सिर्फ चंडीगढ़ पुलिस ही नहीं बल्कि NIA, फॉरेंसिक टीम और पंजाब पुलिस की AGTF ने भी मोर्चा संभाल लिया है। शुरुआती जांच में इसे गन पाउडर से बना क्रूड बम बताया जा रहा था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब एजेंसियां इसे ग्रेनेड हमला मानकर चल रही हैं। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम और UAPA के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हमले को लेकर कई राजनीतिक दलों के बयान भी सामने आ चुके हैं। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, ये देश विरोधियों की कायराना हरकत है। बीजेपी न झुकती है न डरती है। पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़, ये राज्य की सांप्रदायिक एकता को तोड़ने की साजिश है। बॉर्डर स्टेट की सरकार इसे रोकने में नाकामयाब रही। मुख्यमंत्री भगवंत मान, CM भगवंत मान ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हर चीज के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ केंद्र के अधीन है, फिर वहां सुरक्षा में चूक कैसे हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री ने घटना पर स्तंभता जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले कर देना चाहिए ताकि वहां बेहतर प्रशासन और सुरक्षा दी जा सके। वहीं हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आप नेता ने हमले को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ ਨੂੰ यूटी ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी अपना रोल निभा रही है और यदि भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद जिम्मेवार है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर हुए इस धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर देश के सबसे सुरक्षित शहरों में शुमार चंडीगढ़ में आतंकी दिन दहाड़े ग्रेनेड फेंक कर भाग सकते हैं तो आम जनता की सुरक्षा का क्या होगा। आतंकी सुखजिंदर सिंह बब्बर की धमकी को सुरक्षा एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही हैं। वहीं कल सुबह इसी दफ्तर के बाहर अश्विनी शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जहां वे सरकारों को घेरेंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या पंजाब एक बार फिर काले दौर की तरफ बढ़ रही है। क्या इन अलगाववादी ताकतों पर नकेल कसी जाएगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। जरा सोचिए, क्या किसी राज्य में न्याय के रक्षकों को ही बंधक बनाया जाएगा। क्या खाकी और प्रशासन तमामशीन बनकर रहे जब कानून के अफसरों की जान पर बनाई। जी हां, मालदा में बुधवार को जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। 7 न्यायिक अधिकारी जिसमें से 3 महिलाएं थीं, उन्हें 9 घंटे तक उग्र भीड़ ने बंधक बनाकर रखा। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आधी रात को आदेश देना पड़ा तब जाकर बंगाल प्रशासन की नींद जागी।
ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा और सुनियोजित प्रहार था। देखिए हमारी इस पर यह खास रिपोर्ट। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच मालदा जिला जंग का मैदान बन चुका है। घटना कालियाचक 2 वीडियो ऑफिस की है, जहां एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट के दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा था। जैसे ही खबर फैली कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं, तो सैकड़ों की उग्र भीड़ ने दफ्तर को चारों ओर से घेर लिया। अंदर मौजूद 7 न्यायिक अधिकारियों को, जिसमें महिला अफसर भी शामिल थी, उन्हें बंधक बना लिया गया। दफ्तर के शीशे तोड़ दिए गए, फर्नीचर को वांस से पीटा गया और नेशनल हाईवे 12 पर टायर जलाकर तांडव मचाया गया। अधिकारियों को ना खाना मिला ना पानी, वो 9 घंटे तक मौत के साए में रही। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट को रातों रात सुनवाई करनी पड़ी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस घटना से इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने इसे न्यायपालिका पर बेशर्म हमला करार दिया। सीजीआई ने खुलासा किया कि दोपहर 3:30 पर घेराव शुरू हुआ, लेकिन रात 8:30 तक प्रशासन ने उंगली तक नहीं हिलाई। सीजीआई ने ममता सरकार को फटकार लगाई कि बंधक बनाई गई एक महिला अधिकारी का 5 साल का बच्चा है, लेकिन रात 11 बजे तक कलेक्टर वहां नहीं पहुंचे। कोर्ट ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और ये अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ना है। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने साफ कहा है कि यह कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था, यह न्यायिक अधिकारियों का मनोबल तोड़ने और वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया को रोकने की एक सुनियोजित साजिश थी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि वह किसी को भी कानून हाथ में लेकर जजों पर मानसिक हमला करने की इजाजत नहीं देगा। जिसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उनसे पूछा गया है कि उनकी लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि इस हिंसा की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट अब खुद इस मामले की निगरानी करेगा, यानी कि देखरेख करेगा। वहीं इस घटना ने बंगाल चुनाव की तपिश और बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि यह ममता बनर्जी के उकसाने वाले बयानों का नतीजा है। उन्होंने इसे वामपंथ के दौर की अनीता दीवान जैसी जघन्य साजिश से जोड़ा, जिन्हें पीट पीट कर मार दिया गया था। दूसरी तरफ घटना का बचाव करते हुए टीएमसी के कुणाल घोष ने इसे चुनाव आयोग की विफलता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कुछ संगठनों को स्पॉन्सर करके जनता को उकसा रही है ताकि अराजकता फैलाई जा सके। देखा जाए तो आज सवाल केवल मालदा का नहीं, सवाल उन 7 न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा का भी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर एक राज्य का डीजीपी और मुख्य सचिव चीफ जस्टिस के फोन के बाद भी घंटों तक एक्शन नहीं लेते हैं, तो क्या यह माना जाए कि वहां संविधान नहीं बल्कि किसी और का हुक्म चलता है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि न्यायपालिका को डराने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर हैं, जहां बंगाल के बड़े अफसरों को वर्चुअली पेश होकर अपनी बेरुखी का हिसाब देना होगा। क्या बंगाल चुनाव की रंजिश में अब जजों को भी निशाना बनाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश को चाहिए। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। झारखंड की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है मुख्यमंत्री का नया आशियाना। जी हां, एक तरफ राज्य की गरीब जनता पक्के मकान के लिए तरस रही है, युवाओं की छात्रवृत्ति और नौकरियों पर फंड की कमी का रोना रोया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में एक आलीशान शीश महल की नींव रखी जा रही है। दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल के दिल्ली स्थित कथित शीश महल विवाद के बाद जिस तरह राजनीतिक माहौल बदला था, उसी तरह की तुलना अब झारखंड में होने लगी है और रांची में प्रस्तावित नए मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासत तेज हो गई है। रांची के कांकरे रोड पर बनने जा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नए आवास को लेकर आर पार की जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है ये देश का सबसे महंगा सीएम आवास होगा, जिसकी लागत 100 करोड़ के पार जाएगी।
क्या ये एक प्रशासनिक जरूरत है या फिर झारखंड जैसे राज्य की तिजोरी पर फिजूल खर्ची का बोझ? आइए जानते हैं झारखंड के शीश महल के पीछे का पूरा विवाद। दरअसल झारखंड सरकार ने 25 मार्च को मुख्यमंत्री के नए आलीशान बंगले के लिए ई निविदा जारी की है। दस्तावेजों के अनुसार इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 68.91 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन असली खेल आंकड़ों के पीछे छिपा है। आपको बताते चलें, 47.80 करोड़ की लागत से बनेगा मुख्य ढांचा। 1.99 करोड़ रुपए सिर्फ पानी के फुब्बारों पर खर्च होगा। 2.63 करोड़ प्रकृति की हरियाली सजाने के लिए, लिफ्ट के लिए 58 लाख, फायर फाइटिंग के लिए 1.8 करोड़ और एसी सिस्टम के लिए 1.30 करोड़ का प्रावधान है। वहीं शीश महल को लेकर झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि 69 करोड़ तो सिर्फ कागजी आंकड़ा है। जब इसमें आलीशान इंटीरियर, विदेशी फर्नीचर और साज सज्जा जुड़ेगी तो यह आंकड़ा आसानी से 100 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। मरांडी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब राज्य के आदिवासी और युवाओं के विकास की बात आती है तो सरकार खाली खजाना दिखाती है, लेकिन खुद के ऐशो आराम के लिए रातों रात टेंडर जारी हो जाते हैं। हालांकि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रवक्ता मनोज पांडे और सुप्रीम भट्टाचार्य का कहना है कि ये हेमंत सोरेन का व्यक्तिगत घर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय का हिस्सा है। रांची का पुराना आवास ब्रिटिश काल का है और सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता। जेएमएम ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए कहा कि दिल्ली में बन रहा सेंट्रल विस्टा क्या फिजूल खर्ची नहीं है। पार्टी का तर्क है कि आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह इसी सुरक्षित और आधुनिक बुनियादी ढांचे का प्रयोग करेगा। आपको बता दें, नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस वक्त सेंट्रल विस्टा के अंदर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, उपराष्ट्रपति का घर आदि हाउस आते हैं। सेंट्रल विस्टा का ही एक हिस्सा नई संसद भवन का निर्माण पूर्ण होने के बाद इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। वहीं हेमंत सोरेन के बन रहे शीश महल को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने दावा किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री आवास के बाद ये देश का दूसरा सबसे महंगा सरकारी बंगला बनने जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस राज्य में अबुआ आवास योजना के तहत बेघरों को मकान देने के लिए पैसे नहीं हैं, वहां मुख्यमंत्री के लिए शीश महल क्यों बन रहा है। दरअसल 12 मई 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ भूमि पूजन कर इसी की आधारशिला रखी थी, जहां 29 अप्रैल 2026 को निविदा जमा करने की अंतिम तिथि है, जिसके बाद 30 अप्रैल 2026 में बिड खोली जाएगी और निर्माण कार्य को गति दी जाएगी। देखा जाए तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का घर आधुनिक होना चाहिए या नहीं। सवाल प्राथमिकता नहीं। क्या झारखंड जैसे राज्य में जहां कुपोषण, बेरोजगारी और बेघरी आज भी बड़े मुद्दे हैं, वहां करोड़ों के फुब्बारे और आलीशान बगीचे जरूरी हैं। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना रहा है और सरकार इसे विकास का प्रतीक बता रहा है, लेकिन अंत में पैसा तो झारखंड की उसी जनता का है जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। अब देखना यह होगा कि 29 अप्रैल को जब टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो क्या शीश महल विवाद और कितनी आग पकड़ेगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। सावधान हो जाइए, अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं और डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपकी गाड़ी कमाई पर लुटेरे कभी भी ठगी कर सकते हैं। बल्कि साइबर ठगों की नज़र में भी हैं। जी हां, ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 साल में दिल्ली में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले दोगुने से ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठगों ने दिल्ली वालों की जेब से 1716 करोड़ रुपए साफ कर दिए हैं, लेकिन हमारी हाईटेक पुलिस केवल 10% रकम ही वापस ला पाई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली में साइबर अपराध की जो तस्वीर पेश की है वह डरावनी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 1475 केस दर्ज हुए। 2024 में ये संख्या बढ़कर 1707 हुई। 2025 में आंकड़ा 3800 केस तक जा पहुंचा। यानी सिर्फ 3 साल में ऑनलाइन चीटिंग और डिजिटल पेमेंट फ्रॉड के मामले दुगने से भी ज्यादा हो गए।
सबसे हैरान करने वाली बात रिकवरी रेट को लेकर है। इन 3 सालों में ठगों ने कुल 1716 करोड़ रुपए लूटे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर्फ 174 करोड़ रुपए ही रिकवर किए जा सके। यानी जनता के लगभग 90% पैसे आज भी साइबर अपराधियों के पास हैं और रिकवरी की उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है। हाल ही में दिल्ली में एक 78 वर्षीय रिटायर्ड बैंकर के साथ हुई ठगी ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। ठगों ने खुद को सरकारी अफसर बताकर बुजुर्ग को करीब 1.5 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उनके खाते से 23 करोड़ रुपए उड़ा लिए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए अब उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस के पास साइबर क्राइम से लड़ने के लिए एक बड़ी टीम तैनात है, जिसमें 15 साइबर पुलिस थाने और 2 स्पेशल साइबर सेल हैं, जिसमें 813 पुलिसकर्मी हैं। हेल्पलाइन 1930 और डिजिटल साइबर सेंटर भी बनाया गया है, जहां 14 बैंकों के अधिकारी रियल टाइम काम करते हैं। इसके बावजूद ठगी का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सरकार का कहना है कि 40 बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। EFIR की सुविधा और जागरूकता अधिनियम भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अपराधी पुलिस की तकनीकी से 2 कदम आगे चल रहे हैं। ऐसे में आंकड़े गवाह हैं कि दिल्ली पुलिस के 800 जाबाज और 15 थाने मिलकर भी साइबर ठगों के हौसले पस्त नहीं कर पा रहे हैं। 1700 करोड़ की ठगी में से सिर्फ 10% रिकवरी ये बताती है कि हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी दरार है। जब तक अपराधियों को पकड़कर जनता का पैसा वापस नहीं मिलता, तब तक ये डिजिटल इंडिया की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान बना रहेगा। हमारी आपसे अपील है, किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक आपको डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसा सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो ये तो थी आज की बड़ी खबरें जिन पर देश भर की नजर बनी हुई है। चंडीगढ़ धमाके से लेकर मालदा की घटना तक मामला सिस्टम और सुरक्षा की गंभीर सवाल खड़े करता है। झारखंड में शीशमहल विवाद हो या दिल्ली में बढ़ते साइबर अपराध, ये सभी मुद्दे सीधे आम जनता से जुड़े हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं। फिलहाल इन सभी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।